क्लास 8 के सभी बच्चों का स्वागत है आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास के अंदर। अब तक हमने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म देखे हैं, 1857 का रिवॉल्ट भी देख लिया है, लेकिन अब एक्चुअल फ्रीडम मूवमेंट कैसे शुरू होती है उसको हम आज देखने वाले। तो देखिए, इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इस इंग्लिश एजुकेशन का एक मिक्स तरीके का इफेक्ट जो है हमारे सोसाइटी के ऊपर हुआ है। साथ ही साथ द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वेयर सोन बाय द रिफॉर्म्स ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी। जो नए एजुकेटेड लोग थे, इनकी वजह से सोसाइटी के ऊपर जो है बहुत सा इफेक्ट पड़ा और बहुत सी मोमेंट्स आई इंडिया के अंदर, जो कि एक फेवरेबल सिचुएशन बिल्ड कर रही थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इंडिया में। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आए जो कि पॉलिटिकली अवेयर थे, साथ ही साथ उनका एस्पायरेशन, उनका नेशन के प्रति जो ध्येय था वो पब्लिक को अटेंशन देना था कि हमें ये अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसे हुआ? तो ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर द रूफ ऑफ इट्स ट्रू सेंस। मतलब जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में एक्चुअली शुरू हुआ, तो हमारे देश में हम उनके रूफ के अंदर आ गए और ड्यूटी आइडेंटिकल रिफॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अमंग द पीपल। तो ये एजुकेशनल या एजुकेशन से संबंधित जो लोग थे, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म शुरू किए पूरे देश के अंदर, जिससे यूनिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली सारी भावना लोगों के अंदर आने लगी। साथ ही साथ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, द ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे। एक अच्छा उनका व्यापार हो सके, कम्युनिकेशन उनका स्टेट वाइज अच्छे से चले, इसके लिए अंग्रेजों ने रेलवेज और रोड्स की भी शुरुआत की। बट दिस फैसिलिटीज बेनिफाइड द इंडियंस एज वेल। इससे भारतीय लोगों को भी बहुत सा फायदा हुआ। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन कम्युनिकेशन। एंड इससे नेशनलिज्म की भावना भी ग्रो हुई, क्योंकि लोग एक दूसरे से, अलग स्टेट के लोगों से मिल रहे थे। इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया भारत के लोगों का? द इंडियन वेल्थ वॉज फ्लोइंग टूवर्ड इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। भारत की जो भी वेल्थ है वो इंग्लैंड की तरफ जा ही रही थी और एक मीन्स से। और ड्यू टू द इंपेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड, देयर वाज बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और ये इंग्लैंड का ये सारा जो चल रहा था, ये कच्चा माल यहां से लेके जाते थे, तो भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज पता होगी, हमने लास्ट टाइम भी देखा है, एक बार मैं आपको उस चीज को दिखाना चाहूंगा, 1 सेकेंड, कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर बहुत से जो कैश क्रॉप होते थे, ठीक है, जैसे अब कैश क्रॉप में क्या आता है वो हम देखेंगे। तो कैश क्रॉप के अंदर हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप प्रिडोमिनेंटली देख सकते हैं कॉटन। ये कॉटन जो है एक ऐसा रॉ मटेरियल था जिसका यूज इंग्लैंड में जाकर किसके लिए किया जाता था? फॉर द क्लॉथ इंडस्ट्री। ओके, देन इसके बाद आता है जो है नील की खेती यहां पे की जाती थी, ब्लू जिसको हम बोलेंगे, इसका यूज, या फिर इसको इंडिगो ज्यादातर अच्छा वर्ड रहेगा। इस इंडिगो का भी रॉ मटेरियल इंडिया से वहां पे जाता था। साथ ही साथ टोबैको, इसका भी एक एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे किसानों को उगाने को जबरदस्ती की जाती थी और ये जाता था सीधा इंग्लैंड में। साथ ही साथ मरीजुआना जैसी चीजें भी ये लोग ज्यादातर यहाँ पे बहुत सारा प्रमोट करते थे। ओके, सो हमने ये चीजें लास्ट क्लास में देखी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो फार्मर्स वेर compelled to take cash crop, burden of land taxes, continuous famine, and all this broke down the backbone of Indian agriculture. बहुत सी अलग अलग तरीके के लैंड टैक्सेस, कंटिन्यूअस यहाँ पे अकाल ही पड़ता रहता था, तो एग्रीकल्चर का तो पूरा बैकबोन इंडिया के टूट गया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, जो कि यहाँ पे
पहले से आर्टिसंस वगैरह थे, उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और एक कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर क्लास। जिनके पास ये पैसा था, इन्होंने हर तरीके से वीकर क्लास को, जो कि वर्कर क्लास है, इनको बहुत ज्यादा क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, और नए नए तरीके के टैक्स लाकर लोगों का जो है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ, इस वजह से शोषण हुआ है। साथ ही साथ हम देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन हमारे लोगों के ऊपर जो है डाला गया, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वी कैन से वेस्टर्न एजुकेशन। नई आइडिया आई जिसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। एंड इंट्रोड्यूस रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, और ऐसे प्रिंसिपल भी लोगों के अंदर इंडिया के आने लगे। सो देयरफॉर there inculcate a feeling that we are capable of carrying out the work of country and its progress is possible by following principle. India is a country of diverse language, बहुत सी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे, और इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज बनी ये अंग्रेज आने के बाद कम्युनिकेशन की, तो सभी को इंग्लिश आनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो भारत की जो प्राचीन सभ्यता है इसको भी रीड किया गया। द एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी कहां पे, कोलकाता में, बाय द ब्रिटिशर्स, एंड मेनी इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर एट दिस प्लेस। द मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वेयर आल्सो एग्जामाइंड एट दिस प्लेस एंड रिसर्च एंड पब्लिश, ये सारी चीजें होती थी। मतलब हमारी जो भी कल्चरल चीजें हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसको आप क्या बोलते हो, वेदास, तो वेदों को पढ़ना लोगों ने शुरू किया। आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के वेद होते हैं, तो 4 टाइप्स के वेद होते हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ वेदास। इसको एशियाटिक सोसाइटी ने कोलकाता में जो फॉर्म हुई थी पढ़ना शुरू किया। ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है अथर्व सामवेद, एंड फोर्थ है अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के वेद जो है लोग उस टाइम पे पढ़ते थे। साथ ही साथ आपको इन वेदों के साथ ही उन लोगों के अंदर ऐसी भी चीजें देखने को मिलेगी जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच से देखी जाती थी, जिससे अंग्रेजों को ही ज्यादा फायदा हुआ। जैसे कि आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे जीरो की खोज इंडिया में हुई है, और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि प्लेन का इन्वेंशन है, ऐसा बोला जाता है कि हमारे इंडिया का है, लेकिन वो यहां से लेकर वहां गए। साथ ही साथ इंडियन स्कॉलर जैसे कि डॉक्टर भाऊ दाजीलाड़, आरजी भांडारकर, इन्होंने इंटेंसिव स्टडी की है इंडियन कल्चर के ऊपर, एंशिएंट इंडियन कल्चर के ऊपर। साथ ही साथ ग्लोरियस एंशिएंट ट्रेडिशन जो है, इंडियंस वेयर अवेकन विद द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो 100 सालों से इसके ऊपर काम कर रही है, जो कि आरजी भांडारकर की है। न्यूज़पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एंड वर्नैकुलर न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स आते थे। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में, और वर्नैकुलर मतलब बाकी सारी भाषाओं में। तो इन न्यूज़पेपर की वजह से लोगों को पॉलिटिकली बहुत एक्टिव किया गया। जैसे कि न्यूज़पेपर जैसे दर्पण, बालशास्त्री जांभेकर ने शुरू किया था, मराठी का पहला है। प्रभाकर भाऊ दाजीलाड़, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, साथ ही साथ मराठा, जो कि लोकमान्य तिलक ने शुरू किए हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई फिर, तो 28 दिसंबर 1885 को भारत में पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, और इसके अंदर 72 लोग आए थे। और 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो है मुंबई में, यहाँ पे 72 डिग्निटीज के साथ ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। योमेश चंद्र बैनर्जी एक वेल नोन लॉयर थे कोलकाता में, ये प्रेसिडेंट बने। एंड इन दिस सेशन दे एस्टैब्लिश
द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी सेशन के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई। और पहले जो थे इसके अध्यक्ष, उनका नाम था योमेश चंद्र बैनर्जी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ऑफिसर था अंग्रेज जिसने कांग्रेस की स्थापना की। एंड इसका प्रपोर्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़ता गया, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये सारी स्टेटमेंट ब्रिटिशर्स को भेजने का काम ये कांग्रेस करती थी। ऑब्जेक्टिव तो क्या था कांग्रेस का? टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, जोग्राफिकल टेरिटरीज एंड ब्रिंग देम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। ये था इनका उद्देश्य कि धर्म, जाति, ये पंथ वगैरह छोड़ के सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, अंडरस्टैंड करना सबकी प्रॉब्लम्स को, सबके व्यूज लेना, इंक्रीज करना वननेस की फीलिंग इंडिया के लोगों के अंदर। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मॉडरेट फेज क्या था? अब दो तरीके के फेज हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो पहला जो फेज है वो है मॉडरेट फेज। ये 10 अर्ली years आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, their contribution was very slow but consistent. The leaders of Indian National Congress were realistic and highly educated. They were aware that through organized work, a strong foundation needs to be built up. Western thinkers' philosophy of liberalization, freedom, equality, fraternity, ये सारी वैल्यू मॉडरेट्स के अंदर थी, और ये हिंसा के बजाय रिक्वेस्ट और लेटर्स इस पे ज्यादा मानते थे। और कांग्रेस के अंदर यही लोग सबसे ज्यादा थे। They had a hope that if we demand through the constitutional method, then the British will give justice. इनका कहना था कि हम न्याय के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अंग्रेजों को कुछ भी मांगे तो हमें मिल जाएगा। इसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऐसे लीडर्स का नाम आता है। उसके बाद इनका काम लेजिस्लेचर, जॉब्स, इंडियन और बहुत सी चीजों के अंदर, एक्सपेंस, मिलिट्री, जुडिशरी के अंदर, बहुत सी चीजों के अंदर, राइट्स ऑफ इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा योगदान है। टू कॉज अ स्प्लिट इन नेशनल मूवमेंट, द ब्रिटिश इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को तोड़ने के लिए एक पॉलिसी लाई थी, उसका नाम था डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम को अलग करके हमारे ऊपर शासन करना। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या है? तो 1905 से 1920 का जो समय है उसको एक्सट्रीमिस्ट फेज बोला जाता है। ये लीडर पॉलिटिकली काफी अवेयर होते थे और ये डिफरेंसेस तो नहीं मानते थे, लेकिन लोगों को एक जगह पे लाकर उनके अंदर देश के प्रति जो एक्सट्रीम भावना है, जिसके अंदर हिंसा और बहुत सी चीजें भी आती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स को फॉलो किए बिना ये पीसफुल वगैरह चीजों को नहीं मानते थे। स्ट्रगल और फ्रीडम, ऐसी बहुत सी चीजों को सीधा मानते थे ये लोग। इसके अंदर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ऐसे वेल नोन लीडर्स के नाम आते हैं। इस टाइम पे आपको पता है लोकमान्य तिलक ने 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे, केसरी और मराठा। से शिव जयंती और गणेश उत्सव, ये भी उत्सव उसी टाइम पे शुरू किए गए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो बात की गई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंड बाय। अगर आपको ये सवाल आता है इंग्लिश ये पेपर के अंदर तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे, मुंबई में। साथ ही साथ आपको गीता रहस्य किसने लिखा है तो पता होना चाहिए, लोकमान्य तिलक ने। तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू इस चैप्टर पे हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो अब हम आते हैं वापस फिर से हमारे उस पार्ट पे कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें थी। जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज किए गए, तो अमृत बाजार पत्रिका एक माउथपीस है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपने मुद्दे रखता था अंग्रेजों के सामने, जो कि चुपते थे उनको। और तिलक जो है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। गणेश उत्सव, शिव जयंती उन्होंने स्टार्ट की थी 1893-95 के दरमियान। पॉलिटिकल रीजंस देखा जाए तो रिलीजियस रीजंस भी है इसके अंदर, लोगों को एक साथ लाना, उनके अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करना। मंडाले का जो प्रिजन है वहां पे तिलक ने एक बुक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। एंड वो फिलॉसफी कर्मयोग और स्टेट्स दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस करती है। और
ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर देश के प्रति भावना है। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने उसी को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली फॉलो किया है। 1897 में पुणे में प्लेग नाम का एक एपिडेमिक आया था, बहुत से लोग इसमें डाई हो गए एंड वहां पे एक ऑफिसर था जिसका नाम था रैंड, उसको अपॉइंट किया गया था। इस ऑफिसर्स ने कुछ भी मेजर नहीं लिए तो उसका रिवेंज लेने के लिए चापेकर ब्रदर्स ने उस रैंड की हत्या की थी एंड ये तिलक से कनेक्ट हो गया कॉन्स्पिरेसी, तो इनको फिर से जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 1905 से ये सब जो चीजें चल रही थी, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। वहां पे लॉर्ड कर्जन आते हैं एंड बंगाल वाज वेरी लार्ज प्रोविंस, यहाँ पे ही ये पॉलिसी लाई जाती है। तो क्या होता है एग्जैक्टली पार्टीशन में, तो ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में ज्यादातर हिंदू थे और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम थे, और इस पार्ट को लेकर हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवीजन जो ये किया जाता है, ये बहुत सी चीजें यहाँ पे हुई। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हुई, वो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। लोग अवेकन थे पार्टीशन से, तो 16 अक्टूबर को पार्टीशन वाज ऑब्जर्व इन द नेशनल मॉर्निंग डे एंड इसको शोक बोला जाता है मॉर्निंग को। एंड यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया, सबने एक दूसरे को रक्षाबंधन की तरह राखी बांधी और ये सारी स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट किया गया। यहाँ पे बहुत से लोग एकता का संदेश देने के लिए थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और ये बहुत से लीडर्स। तो नेशनल कांग्रेस की नींव रखने के अंदर इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। सो 4 पॉइंट प्रोग्राम क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो देखते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्वराज की घोषणा की थी कि हम स्वराज लाएंगे एंड उनका योगदान स्वराज लाने के लिए बहुत ज्यादा था। पढ़े लिखे बहुत ही ज्यादा लंदन से पढ़कर ये आए थे और उनको पता था भारत की प्रॉब्लम्स क्या है, पॉवर्टी है, हंगर है, डिसीज है और ये रिस्पेक्टेबल चीजें भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। स्वदेशी जैसी मूवमेंट स्टार्ट करने में और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बॉयकॉट करने में भी उनका योगदान है। और स्वदेशी मूवमेंट से लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि हमें एकता के साथ चलना होगा, कैपिटल, रिसोर्सेस, मैन पावर, ऐसी चीजों को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किसने फाउंड की? गोपाल कृष्ण गोखले। इस पॉइंट को याद रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज है जो कि है डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यह सूरत का स्प्लिट यहाँ पे होता है 1907 में। कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो है क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो वो टूट जाते हैं। उस टाइम पे उनको एक लाना भी जरूरी था, तो एक लाने के लिए बाद में लखनऊ सेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये मॉडरेट लीडर ब्लेम करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर और कांग्रेस के साथ आप विचारों के साथ नहीं चलते। लाला लाजपत राय, तिलक, ओपिनियन, यहाँ पे ये लोग भी अलग हो जाते हैं और ये स्प्लिट चलती है सूरत में। सूरत में जो आंदोलन हुआ था 1907 में, यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुई। साथ ही साथ अगर देखें सप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स के अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है अंग्रेजों को और बहुत से अटैक भी होते हैं, जैसे कि बॉम्ब अटैक्स, ऐसी चीजें। उसके अंदर केसरी न्यूज़पेपर में लोकमान्य तिलक जो कुछ बोलते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे बोला जाता है, फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी चीजें भी उस टाइम पे हुई थी। ये लाल बाल पाल है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान हमारे आजादी के अंदर हमें देखने को मिलता है। पंजाब से लाला लाजपत राय बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से तिलक और वो बंगाल से। मुस्लिम लीग की स्थापना भी साथ ही साथ हो जाती है कांग्रेस को देखकर। तो डिवाइड एंड रूल क्या एक ये बड़ा इफेक्ट है। तो मुस्लिम लीग कब स्थापन होती है? तो 1906 में, और ये आगा खान मीट करते हैं लॉर्ड मिंटो से वगैरह, ये मोटिवेशन लेकर ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मॉर्लो मिंटो एक्ट क्या है? तो ये यही एक्ट है जिसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन किया गया था ऑन द बेस ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल। बट इसका मेन उद्देश्य था
कि लोगों को एक दूसरे से दूर करना। ये एक्ट 1909 का है जिसको पास किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और बहुत से लोगों को और इसके अंदर था, और ये यही सीड है जिससे भारत को तोड़ा गया है। बाद में होता है लखनऊ पैक्ट, जिससे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिर से एक आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कांग्रेस का 1916 में सेशन होता है, 1916 में, जहां पे तिलक और ये बाकी सारे लोग एक साथ आकर फिर से एक लखनऊ पैक्ट करते, जिसके अंदर मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स भी कांग्रेस के अंदर आ जाते फिर से वापस। और लास्ट पॉइंट है होम रूल मूवमेंट। 1914 में होम रूल मतलब स्वदेशी मूवमेंट जैसा ही है, जो कि डॉक्टर एनी बेजेंट ने लाई थी, जो कि यूरोप से आई है। मंडाले के जल में तिलक थे, वो छूट गए। फिर वो आने के बाद यहाँ पे फिर से एक लोगों को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, स्वराज्य के बारे में बताने के लिए एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक एक मूवमेंट शुरू करते, जिसको बोलते होम रूल, मतलब अपना राज, अपने स्वराज के बारे में। सो इसकी भी एक बहुत सी चीजें थी, बहुत सा पार्ट जो है तिलक ने उस टाइम पे किया था। एनी बेजेंट ने भी पूरा भारत घूम लिया था और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और उसी टाइम पे तिलक एक बहुत बड़ा नारा देते हैं, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है एंड उस टाइम पे बहुत सी चीजें हमें भारत में होती हुई दिखती है। और उस टाइम पे तिलक काफी ज्यादा एक्टिव तो थे, बट बाद में 1920s के अंदर उनकी डेथ हो जाती है एंड तिलक रिस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन उस टाइम पे जाना जाता है। उसमें 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आपको पता होगा। इसके बारे में ऐसी चीजें हैं कि ये लेस इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू इंडियन मिनिस्टर्स के लिए भी। बहुत से लॉ, फाइनेंस में, होम अफेयर में, रेवेन्यू में इस एक्ट की वजह से बहुत से चेंजेस किए गए थे। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट, क्योंकि ये बहुत ही भद्दा सा एक्ट था जिसका कोई भी यूज नहीं था भारत की इस पॉलिसी के लिए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट है, ये सारी चीजें। तो तिलक ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इस एक्ट को। उनका कहना है दिस इज नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन, ये स्वराज्यही नाही आणि त्याचं मूळही नाही, आणि दैट बिकम्स बेट एडिटेशन एंड रिग्रेस फॉर द न्यू मोमेंट्स। तो ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर जाना है। काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अगर कभी लाइव में मौका मिले तो आपको बहुत सी स्टोरीज जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, हमने तो एमसीक्यू पहले ही सॉल्व कर लिए। मॉडरेट में कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। साथ ही साथ आपको बहुत से लीडर्स यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। और एक्सट्रीमिस्ट में कौन था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आप इसके अंदर आंसर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं एक अगले क्लास के अंदर जिसके अंदर हम अगला और एक नया चैप्टर देखेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को।